कितनी घोषणाएं करी हुई हैं, घोषणा के तो मास्टर हैं, कुछ बुलवा लेना, घोषणा करते जाएंगे। ये कलाकारी की राजनीति आपको पहचाननी है नौजवानों। दमोह उपचुनाव के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ फिर रण में उतर गए हैं। अपने प्रत्याशी अजय टंडन को जिताने उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पहले से दमोह के मैदान में दम लगा रही है। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा का दौरा हो चुका है, तैयारी बूथ लेवल तक हो गई है। लेकिन बीजेपी इस उपचुनाव के बाद कमलनाथ को रण से विदा करने की रणनीति पर काम कर रही है। अंदर खाने खबर यह है कि उसकी नज़र उपचुनाव से ज़्यादा मिशन 2023 पर है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि वो कमलनाथ ही हैं जिनके कॉरपोरेट मैनेजमेंट के कारण वो 2018 में सत्ता से पिछड़ी थी। वो कमलनाथ ही थे जिन्होंने 28 के उपचुनाव में भी बीजेपी के दिग्गजों को नानी याद दिला दी थी। अब बीजेपी चाहती है कि कमलनाथ आराम करें ताकि 23 में उसके सामने कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा ना हो। कमलनाथ जी तो अब इतने थक गए हैं कि आज तो मुझे लोग बता रहे थे, मैं मीडिया के अंदर ही देख रहा था कि कमलनाथ जी अपने प्रत्याशी का नाम ही भूल गए। तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े सीनियर लीडर हैं, इतना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ज्यादती कर रही है उनके साथ। कांग्रेस के नेता बीजेपी के इस गेम प्लान को भले ही हल्का मानते हो, लेकिन इसका बड़ा उदाहरण राहुल गांधी भी है, जिनकी बीजेपी ने एक अलग तरह के राजनेता की छवि बना दी। कमलनाथ जैसे अनुभवी नेता के मामले में बीजेपी कितनी सफल होगी ये अलग बात है, लेकिन वो कोशिशों में तो जुटी है। जो कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं कमलनाथ जी ने कर दी, उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे बीडी शर्मा जी के विवेक और ज्ञान पे हंसी आ रही है और ऐसे बातों से उन्हें बचना चाहिए और एक अच्छी तरह की राजनीति, जो स्वस्थ राजनीति, उस पर पढ़ना चाहिए। यह एक निम्न स्तरीय राजनीति का परिचय है। कांग्रेसी चाहे माने या ना माने, बीजेपी लंबी बिसात बिछाने में माहिर तो है। ये उसका ही संगठन कौशल है कि उसने राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी पर्दे के पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। उनकी छवि ऐसी बना दी कि वो खुद जनता के सामने आने से बचने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बीजेपी अपने पाले में ले ही आई है। बहरहाल 23 के गेम प्लान में बीजेपी कितनी सफल होगी, ये दमोह के रण से काफी कुछ साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दमोह का मैदान, 23 का गेम प्लान। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो रण में तो पूरी ताकत से लड़ती ही है, लेकिन रण की तैयारी यानी मैदान जो है लड़ाई का, चुनाव का मैदान, उसके बाहर भी जिस रणनीति पर वो काम करती है वो उसका एक्सपर्टाइज है। किस नेता को कैसे पकड़ना है, किस तरह के स्लोगन्स लेकर, नारे लेकर उस नेता पर प्रहार करना है। बीजेपी में इस तरह का एक प्लान हमेशा से तैयार होता है, चाहे 2003 का मध्य प्रदेश का चुनावी रण हो, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बीजेपी की रणनीति हो, राहुल गांधी जी के खिलाफ बीजेपी की रणनीति हो, या अब कमलनाथ जी के खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी की रणनीति हो। जैसा आपने देखा कि ये बिल्कुल सही बात है कि कमलनाथ वो नेता हैं जो 2018 में बीजेपी की जीत के सामने आकर खड़े हो गए। और ये ठीक है कि बीजेपी ने उसके बाद जो घटनाक्रम रहा और जिस तरह से कांग्रेस के अंदरूनी दरारें थीं, उनका फ़ायदा बीजेपी को मिला और उसकी सरकार बनी। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि कमलनाथ की मध्य प्रदेश में मौजूदगी किसी न किसी रूप में उसके लिए चुनौती इस तरह से है कि एक तो कमलनाथ के मन में ये कसक, ये चोट, ये पीड़ा बनी है कि उन्हें उनका टेन्योर पूरा नहीं करने को मिला, कारण बीजेपी। दूसरा, कमलनाथ वन मैन आर्मी कहें उनको या वन मैन इंस्टीट्यूशन कहें, वो इस मायने में कि उनके पास उनके अपने रिसोर्सेज हैं, उनका अपना बहुत बड़ा समर्थन समूह है जिसमें देश के बड़े कॉरपोरेट्स भी हैं। और ये वो वजह है कि उनकी ताकत इस मायने में कांग्रेस के दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग होती है। और बीजेपी ये जानती है कि अगर कमलनाथ इस रण से हटे तो बीजेपी के लिए 2023 का जो मैदान है वो काफ़ी आसान हो सकता है। क्या ये हम जैसा सोच रहे हैं या जैसा हमने अपने पैकेज में भी पोर्ट्रेट करने की कोशिश की, क्या वैसा ही है? आज इसी पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज़ साहब। बहुत स्वागत करता हूं हफीज़ साहब आपका। इंदौर से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन प्रकाश जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और ग्वालियर से हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल जी, युवा नेता बीजेपी के और प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं।
हर्षवर्धन जी, जिस तरह का एक पोर्ट्रेट हम लेकर आगे बढ़े हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? ना इत्तेफाकी हो तो उसका भी स्वागत है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कमलनाथ अभी भी कमल के 2023 के रोड मैप के सामने, कमल, एक और कमल, बीजेपी के कमल चुनाव चिन्ह के आगे क्या फिर एक चुनौती पैदा कर सकता है? आखिर बीजेपी जिस तरह से हमलावर होती है और कमलनाथ जी को बहुत ही हल्के तरीके से अपने बयानों से और अपने व्यंग बाणों से भेदने की कोशिश करती है, हमेशा ऐसा लगता है कि बीजेपी का निशाना कमलनाथ है। बड़े नेता वो हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन आप किस तरह देखते हैं इसे? जी सर। देखिए, बीजेपी का निशाना पहले दिग्विजय सिंह हुआ करते थे और अब दिग्विजय सिंह की राजनीतिक धार थोड़ी सी कुंद हो गई है। चुनावी तौर पे, ख़ास तौर पे चुनावी सभाओं में वो कम दिखाई देते हैं। उसके बाद नेचुरली बीजेपी का निशाना कमलनाथ ही हैं। कमलनाथ जो कि सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के पर्याय बन गए हैं। संगठन में उनका वीटो चलता है, नेता प्रतिपक्ष वो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वे हैं। कमलनाथ में कितनी सियासी जान बाकी है, इसकी पैमाइश तो आगे होनी है, क्योंकि दमोह का चुनाव आगे है, नगर निगम के चुनाव आगे हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ ने जो थोड़ी बहुत राजनीतिक हैसियत खोई है मध्य प्रदेश में, उसकी पैमाइश होगी दमोह के चुनाव में और उसके बाद नगर निगम जो चुनाव होने वाले हैं उसमें। जहाँ तक कमलनाथ कोई चुनौती, कोई बहुत बड़ी चुनौती जो कि भाजपा की राह में रोड़ा बन सकती है 2023 में, फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाई देता मुझे, क्योंकि कमलनाथ को अपनी सत्ता जाने के बाद फील्ड पे जितना दिखाई देना चाहिए था उतना वो शायद नहीं दिखे हैं और उनको अपनी आक्रामकता में और वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो कमलनाथ का आकलन करने के लिए एक बार फिर हमारे सामने दमोह उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप की मजबूती कितनी है इसका फैसला चुनौतियां करती हैं, और दो चुनौतियां जो मोटे तौर पर कांग्रेस के सामने हैं फिलहाल, वो दमोह और नगरीय निकाय या उसके पहले होने वाले पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पंचायत चुनाव फिर भी एक ऐसा है कि वो सिंबल बेस्ड नहीं है, वहाँ दावे प्रतिदावे होते हैं, बहरहाल वो बात की बात है। अब्बास हफीज़ साहब, लगातार कमलनाथ पर निशाना और ये कहना कि अब तो वो नाम भी भूलने लगे हैं, थकने लगे हैं, चले क्यों नहीं जाते, रिटायर क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि हमने ये देखा है कि राजनीति में ये शैली अक्सर रहती है राजनीतिक दलों की कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को, उसी प्रतिद्वंद्वी को बहुत कमज़ोर या बहुत ही कि चले जाओ हट जाओ बताते हैं, जिसकी मौजूदगी बड़ा अंतर चुनावी मैदान में पैदा कर सकती है। 2023 का चुनाव शरद जी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन सा है, जो वो खुद जानते हैं, और उसमें सबसे बड़े जो हमारे सिपे सालार हैं उनके ऊपर वो आक्रामक होते रहेंगे, ताकि कहीं ना कहीं जो डर है अपने कार्यकर्ताओं के अंदर भी उस डर को सबसाइड करने की कोशिश होगी। उसके साथ साथ निशाना इतना लगाओ कि शायद कामयाब हो जाए छवि को थोड़ा सा कमज़ोर करने में। लेकिन ये किस तरह के तर्क हैं, मुझे तो हंसी आती है। हास्यास्पद है कि कोई अगर नाम भूलता है प्रत्याशी का कन्फ्यूजन के अंदर, तो आप उस पार्टी से आते हैं जहाँ पे महात्मा गांधी जी का नाम भूल गए आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो भाजपा के मेंबर हैं, सबसे बड़े नेता हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी को मोहनलाल करमचंद गांधी कहने वाले लोग, अपने खुद के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ कहने वाले योगी आदित्यनाथ जी को लोग, तो ये उस पार्टी के लोग हैं जिनको इतना बड़ा लग रहा है। ये तो मेरे लिए बड़ा हास्यास्पद है। ये हर रोज होता है, जो चंद्रगुप्त की डायनास्टी को गुप्ता डायनास्टी से कर देते हैं, जो मौर्य डायनास्टी, पूरे के पूरे मामले आज सामने। तो ये मुझे नहीं लगता कि आधार होता है किसी को आप रिटायर कराने के लिए। येदियुरप्पा जी से क्या कहेंगे, और तमाम लोग हैं जिनसे आप क्या कहेंगे, श्रीधर जी से क्या कहेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, साफ डर है। भारतीय जनता पार्टी खेमों में बटी पार्टी है आज के डेट के अंदर। गुटों का एक समायोजन है जो अपने आप में एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो डर छलक के सामने आता है। आने वाले समय में आपको हर एक चुनाव दिखेगा, और हर एक चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भी देखा। उपचुनाव में कौन सा वोट शेयर बहुत बढ़ गया था भाजपा का पिछली बार से, कौन सा कांग्रेस का वोट शेयर सुपड़ा साफ होने वाला था। तो ये सारी की सारी बातें हैं, नैरेटिव सेट करना है, और ये हेडलाइन मैनेज करने की कोशिशें हैं जो हो नहीं पाएंगी। हफीज़ साहब, लेकिन 2020 में जो कुछ हुआ, ठीक है, आप उसको अपने भीतर की दरार या अपने भीतर की फूट से जोड़ें और बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया और आप बीजेपी को आरोपित करें, वो एक अलग विषय है।
लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने ये बताया कि कांग्रेस को भी रिट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत तो है, और आपको ये भी देखना होगा कि कुछ गलतियां जो आपकी तरफ से बराबर हो रही हैं। तो क्या आप ये इसी कॉन्फिडेंस के आधार पे बोल रहे हैं कि 2023 में इन गलतियों को सुधार कर कमलनाथ जी और पूरी पार्टी मैदान में होगी? हम वो लोग हैं, जब उपचुनाव में जिस तरह के परिणाम आए, जबकि वो परिणाम बराबरी के थे, कुछ सीटें ज़्यादा से होने से चलिए चुनाव तो भाजपा जीती, और उसके बाद अगले ही दिन से हमने चिंतन मंथन शुरू किया। हर एक राजनीतिक दल शरद जी चिंतन मंथन के दौर से गुजरता है, चाहे वो चुनाव जीतता है चाहे वो चुनाव हारता है, और उन गलतियों को जो नहीं सीखे तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भी हमने देखे जो एक ज़माने में एक बहुत बड़े राजनेता हुआ करते थे, वो अब कहीं नहीं है। तो वो जो लोग अपने आप में चिंतन मंथन नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तो उनका हश्र तो वो बिल्कुल अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। आशीष जी, सुनी आपने बात हर्षवर्धन जी की भी, और पैमाइश या पैमाना दमोह है, और दमोह ये बताएगा कि किसमें कितना है दम। बिल्कुल ठीक बात है। बीजेपी क्या अपने उसी विजय रथ पर सवार है जो उपचुनाव से टेम्पो उसने बनाया है, या कांग्रेस वापसी कर सकती है? ये दमोह के नतीजे बताएंगे। आप किस तरह देखते हैं दोनों मित्रों की बातों को, हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और आपके मित्र अब्बास हफीज़ जी? देखिए, एक छोटी सी चुटकी से प्रारंभ करूंगा। हाँ जी, मेरे स्वागत है, भाई होली है अब्बास सर। जी कह रहे थे कि चिंतन और मंथन कांग्रेस में हो रहा है। तो जी। मुझे लगता है कि चिंतन मंथन तो G23 ने किया, और जिसके परिणाम अमृत के रूप में या विष के रूप में अभी भी कांग्रेस में निकल रहे हैं। वैसे कांग्रेस के अगर संगठन को हम देखें बड़ी बारीकी से, तो उसमें फैमिली मैनेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो दिखती हैं। और ऐसी संगठन में प्रायः जो जिम्मेदारियां होती हैं प्रदेश की या किसी एक यूनिट की, वो किसी एक व्यक्ति को दे दी जाती हैं। तो यानी कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी, तो निशाने पर कौन होगा? कमलनाथ जी। और जब आप राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति में निशाने का मतलब आपको जब मौका जनता ने दिया, जब आप पद पर थे, तो आपने क्या क्या किया, इस बात को जरूर दोहराया जाएगा। और वर्तमान में आपकी क्या नीति है, क्या परिणीति है, उस पर बात की जाएगी। तो जब इन सारी विशेषताओं को हम नजर डालते हैं, तो कमलनाथ जी के पास दो ही बेसिकली एलिजिबिलिटी निकलती हैं कि एक तो वो उद्योगपति हैं, दूसरे वो गांधी परिवार के नजदीक हैं। क्या इससे चुनाव जीते जाते? 15 माह का कमलनाथ जी का जो शासनकाल था, उसमें जब वो दमोह जाएंगे, तो दमोह के किसान पूछेंगे कि 2 लाख तक का कर्ज माफ 10 दिन में क्यों नहीं हुआ। बेरोजगार पूछेंगे कि उनको 5,000 रुपए भत्ता क्यों नहीं मिला। बेटियां पूछेंगी कि उनको कन्यादान योजना का पैसा क्यों नहीं मिला। विद्यार्थी पूछेंगे कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना क्यों बंद कर दी। और आम जनता पूछेगी कि क्यों डीजल पे वैट बढ़ाया, जो आपके घोषणा पत्र में शामिल था। तो कुल मिला के जब इन जमा खर्चों का जो एक जोड़ निकाला जाएगा, तो कमलनाथ जी उसमें विफल साबित होंगे। दूसरा और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी समाप्त करूंगा कि क्या 2023 के लिए कोई निशाना? देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। हम अगर ऐसा सोचें कि एक कमजोर विपक्ष मिले, तो ये हमारी कमजोरी है। हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो हमारी संगठनात्मक क्षमता हो या उस संगठन की क्षमता से अंत्योदय की भावना को साकार करना हो, सरकार की स्कीमों को पहुंचाना। हम सिर्फ इसमें काम करते हैं, चाहे कमलनाथ जी हो या अगली पीढ़ी का कोई नेता हो, हम तैयार हैं। बल्कि हम तो ये कामना करते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष हो, एक सकारात्मक विपक्ष हो, ना कि कमजोर हो। चलिए, मैं बिल्कुल, आपने ये बात तो एकदम माकूल कही है। हफीज साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? फिर मैं हर्षवर्धन जी की तरफ मेरे मित्र आशीष जी ने कहा, सवाल उठाया, बड़े वाजिब सवाल हैं। जब जनता हमसे पूछेगी दमोह में कि हमने किसान कर्ज माफ़ी के ऊपर क्या किया, तो हम बताएंगे कमल पटेल जी ने गवाही दी है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। अब आप भाजपा से पूछिए कि उन्होंने इसको आगे जारी क्यों नहीं रखा और बजट में इसको ख़त्म क्यों कर दिया। क्या भाजपा के लिए किसान अच्छे नहीं थे? क्या भाजपा किसान हितैषी नहीं है? फिर वो सवाल आपसे करेगी। वैट की बात हमसे क्यों करेगी? वैट के ऊपर तो आज पीड़ित आपसे है। सबसे ज़्यादा वैट वसूलने वाली भाजपा की शिवराज सरकार से वो सवाल करेगी दमोह की जनता के शतक लगा दिया आपने पेट्रोल का, हमारी कोई खैर नहीं आपने पूछी। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको देना है। सत्ता में आप हैं महोदय, आपको तैयारी करनी चाहिए। जनता महंगाई की कमर तोड़ चुकी है, महंगाई जनता की। तो ये सारे के सारे सवाल तो आपको लेकर है, हमारे ऊपर क्यों डालते हैं वो सवाल? उसका निर्णय हो चुका, अब तो आने वाला समय है और आप निशाने पे हैं जनता के। हर्षवर्धन जी, कमलनाथ जी की जो शैली है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी शैली वो
लेकर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी के जो पक्ष में कहने वाले हैं, उनका दावा है कि कमलनाथ जी ने अपनी जो भी उनको समझ में आई हैं चीज़ें कि कुछ खामियां रही हैं, उन खामियों को दूर करने में भी वो जुटे हैं। और निश्चित तौर पर ये जुटे रहने वाली बात इसलिए गले उतरती है कि आप अपनी पुरानी गलतियों को दोहरा कर तो 2023 में कोई कमाल कर नहीं सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, शैली एक 70 पार नेता अपनी बदलेगा, इसमें संदेह नज़र आ सकता है कि आप जैसे हैं अब क्या बदलेंगे आप। लेकिन जिन गलतियों को दूर करना है, बूथ मैनेजमेंट ठीक करना है, ठीक लोगों को चुनना है, और जो गलती शायद दिग्विजय सिंह जी को बाय इलेक्शंस में पीछे करके की गई, वो गलती भी ना दोहराई जाए। मोटे तौर पर आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस को वापसी करनी है 2023 में ताकत के साथ, तो क्या करना चाहिए उसको? जी। देखिए, बहुत निष्पक्ष तौर पे कहूँ तो मुझे लगता है कि कमलनाथ को अपने आप को पॉलिटिकली री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनका पिछला अनुभव रहा वो ठीक नहीं रहा और उपचुनाव में भी जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, सत्ता जाती रही, सत्ता गई। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दिग्विजय सिंह की हम बात करें, आज भी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पे जो पकड़ की बात है वो दिग्विजय सिंह की पकड़ बहुत मजबूत है। और जहाँ जिस तरीके से वो लोगों के खुशी में और गम में मिलते हैं उनसे और लगातार ज़मीनी दौरे करते रहते हैं, इसमें कोई उनका सानी नहीं है। तो अगर कमलनाथ को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना है तो निसंदेह दिग्विजय सिंह का साथ तो उनको लेना होगा, लेकिन इसके साथ ही उनको अपनी जिम्मेदारियों का बंटवारा भी करना होगा। देखिए, पब्लिक ये थोड़ा समझ रही है कि कांग्रेस में कुछ नए चेहरों की आवश्यकता है, एक नए विजन की आवश्यकता है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों का बंटवारा करें और जितना ज़्यादा वो जनता के साथ कांटेक्ट बढ़ाएंगे। पेट्रोल डीजल का मसला उठा, निसंदेह पेट्रोल डीजल एक बड़ी समस्या है, लेकिन जनता की आवाज़ को, जनता की पीड़ा को पॉलिटिकली किस तरीके से एनकैश किया जाए और चुनाव में इसका फ़ायदा उठाया जाए, जो नैरेटिव बीजेपी सेट करती है उसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसके लिए एक बड़े परिवर्तन की दरकार है कमलनाथ को। आपको लगता है 2018 के चुनावी रण की हम बात करें हर्षवर्धन जी, तो सिंधिया जी का चेहरा एक एडेड एडवांटेज था कांग्रेस के लिए, और वो इसलिए भी एडेड एडवांटेज था, लोग ये मान रहे थे कि अगर कांग्रेस बहुमत हासिल करती है तो टसल होगी कमलनाथ जी के बीच में और सिंधिया जी के बीच में, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट जो है कांग्रेस को गया। अब अगर 2023 में कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस की तरफ से होते हैं तो आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि अब दूसरा कोई चेहरा मुझे नहीं लगता कि वो सिंधिया जी की जगह ले सकता है या कमलनाथ जी के साथ मुकाबले में उतर सकता है। जितने भी दूसरी तीसरी पीढ़ी के नाम मैं यहाँ देख रहा हूँ, इनमें से कोई भी चेहरा मुझे उनके साथ फिक्स करके मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या इसका कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान भी हो सकता है? देखिए, अगर फिल्मी शब्दावली में कहें तो 2018 के चुनाव कांग्रेस के लिए एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, मल्टी स्टार थे उसमें दिग्विजय सिंह थे एक भूमिका में सिंधिया थे एक भूमिका में, कमलनाथ थे, और 15 साल के सूखे को ख़त्म करने के लिए सारे जो गुटी शतरफ थे वो एक साथ आ गए थे, लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं देता। तो गुटी राजनीति जहां कांग्रेस की कमज़ोरी भी है तो ताकत भी है। तो कमलनाथ को अगर 2023 के चुनाव में अपने आप को एक गंभीर चैलेंज के रूप में पेश करना है तो उनको सारे गुटी सरदारों को भी तवज्जो देनी होगी। अदरवाइज़ कमलनाथ की ज़मीनी पकड़ इतनी पूरे प्रदेश में नहीं है। गुटी सरदार आज भी ज़िंदा हैं, वजूद में हैं, और अरुण यादव की बात कर ली जाए तो कभी कभी वो भी अपने तल्ख तेवर दिखाते रहते हैं कुछ मुद्दों पे। तो गुटी राजनीति को साधना कमलनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती तो है ही। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मानक अग्रवाल जैसे खाटी कांग्रेसी जिस तरह से निष्कासन का रास्ता उनको दिखाया गया है, कांग्रेस के अंदर खाने में भी इसको ठीक रूप में नहीं माना गया है। जो खबरें अंदर से छनकर कांग्रेस के अंदर खाने से आई हैं। अब्बास हफीज़ साहब, चुनौतियां बहुत गहरी हैं, बिल्कुल सही बात है। मल्टी स्टारर फिल्म नहीं है, होगी इस बार 2023 में आपके लिए,
मल्टी स्टारर फिल्म में ये रहता है कि क्रेडिट को लेकर भी संकट रहता है, लेकिन ये रहता है कि फिल्म अपनी लागत निकाल लेती है, इसकी पूरी गारंटी रहती है। लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कमलनाथ जी सोलो हीरो रहेंगे अगर 2023 के रण में वो पूरी ताकत से डटे रहते हैं तो। देखिए, कमलनाथ जी तो हमारे सुपर हीरो हैं, और जहां बात होती है अगर इसकी मल्टी स्टारर की, तो हमारे पास इस बार बहुत बड़ी कास्ट है। 2018 का चुनाव शरद जी बहुत अलग था, और 2023 का चुनाव बहुत अलग होना है। हमारे पास कुछ चेहरे थे जो जनता के बीच में, जनता उनसे मानूस थी। 2018 का चुनाव जीता, मंत्रिमंडल बना, अलग अलग क्षेत्रों में जो आपने बात कही युवा चेहरे वो स्थापित हुए। कमलेश्वर पटेल जी का नाम ले सकते हैं, जीतू पटवारी जी का, उमंग सिंघार जी का, सचिन यादव जी का, जयवर्धन सिंह जी का। एक बहुत बड़ी एक संख्या के अंदर आज हमारे पास अलग अलग जगह के ऊपर बहुत स्थापित नेता हैं जिनके काम हैं 15 महीने के ही काम है। कमलनाथ जी के 15 महीने के काम है, पानी के अधिकार की बात हो, अलग अलग चीज़ों की बात हो, अल्टरनेटिव रेवेन्यू जनरेशन की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जनता को अधिकार, महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला को, परिवार की महिला को 1000-1500 रुपये के अंदर प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना के रजिस्टर्ड ओनर बनाने की बात कही गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इस बार हमारी कास्ट बहुत बड़ी है, जनता से हमारा जुड़ाव और मजबूत है, जनता के पास हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जनता के बीच में जाएंगे। चलिए आशीष जी, मल्टी स्टारर फिल्म आपके यहाँ भी है, लेकिन आपके यहाँ हीरो बहुत डिफाइंड होता है, सोलो भी होता है, और जो बाकी बड़े स्टार्स होते हैं वो कैमियो प्ले करते हैं, जो बॉलीवुड की भूमिका में कि आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल होता है, अट्रैक्शन खींचते हैं, अपना काम करते हैं, फिल्म को सफल बनाते हैं और फिर अपनी भूमिका में चले जाते हैं, पर्दे पर बहुत देर तक नहीं रहते हैं। ये बीजेपी के संगठन की वो शक्ति है जो बीजेपी के लिए बड़ी कारगर होती है। बहरहाल आपकी जो फिल्म है वो तो सोलो ही फिल्म रहेगी। शिवराज जी फिर 2023 में 5वीं बार के मुख्यमंत्री के लिए खम ठोकेंगे, और बाकी जो हीरो हैं मल्टी स्टारर फिल्म के आपके, वो कैमियो प्ले करेंगे ही। क्या कहेंगे आप जी? देखिए, भाजपा एक टीम भाजपा की तरह खेलती है, जिसमें एक कप्तान होता है, एक उप कप्तान होता है, और हर किसी का रोल बटा होता है, और रोल बांटने में कोई आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो जब गंतव्य एक हो तो मंतव्य भी एक हो, तभी जाके सफलता मिलती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। देखिए, हर्ष जी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि कमलनाथ जी को अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहिए। जब रीइन्वेंशन की बात है तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबिलिटी है कि कमलनाथ जी के साथ एक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। परंतु प्रदेश में कमलनाथ जी अपने आप को रीइन्वेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, और उधर केंद्र में राहुल गांधी। परंतु ये रीइन्वेंट करते हुए किस रास्ते पर जा रहे हैं ये देखना होगा। राहुल गांधी केरल में जाके उत्तर भारतीयों का अनादर करते हुए अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, और कमलनाथ जी नकली गांधी प्रवर्तक से अब गोडसे पुजारियों के समर्थक होने का रीइन्वेंशन कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि रीइन्वेंशन कहां पर ले जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब अपने अंदर से नए चेहरों को तलाशना चाहिए जो परिवारवाद की सीढ़ी से नहीं निकलते हैं। और मैं दोबारा कहता हूं, अगर कांग्रेस ने सही में अपने नीचे के कैडर को अगर मौका दिया, तब जाके वो एक सकारात्मक विपक्ष बन पाएगा। नहीं तो यही क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के लोग अपने आप को रीइन्वेंट करते रहेंगे और जनता का समय बर्बाद करते रहेंगे। जी, इनके अकेले एक विधायक हैं केरला के अंदर, उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि केरल के अंदर भाजपा अपने संगठन को बढ़ा नहीं पा रही, एक्सपैंड नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ 90% लोग पढ़े लिखे हैं। तो क्या ये उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं था कि वहां पर आप कर पा रहे हैं? तो इस तरह की बातों की तुलना अगर करी जाएगी तो फिर बहुत आगे तक चले जाएगी बातों को पकड़ के। लगता है मतदाताओं एक 15 साल ज्यादा हो चुके हैं शरद जी के, 15 साल ज्यादा एक परिवार के पास सत्ता है मध्य प्रदेश के अंदर। आप बने हुए हैं एक परिवार के प्राइवेट लिमिटेड, और आप कहते हैं फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वही बनेंगे। एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा धड़ा है जो उनको खत्म करने के, राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं का परिवार है, राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण देगा। आप देख लीजिएगा, जनता की चिंता कर लीजिए, जनता त्राईमाम में लेकिन अब्बास हफीज साहब, बीजेपी कुछ ऐसे फैसले भी करती है जो ये बताते हैं कि उसकी निगाह भविष्य की तरफ है। वीडी शर्मा जी को जिस तरह चौथी पीढ़ी का नेता माना गया उनको, और हैं भी वो, बीजेपी की चौथी पीढ़ी का नेतृत्व है। आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मसला अभी तक सुलझा नहीं है। बहुत कम वक्त है मेरे पास, संक्षेप आपको कुछ विषय तो अपने सुलझाने पड़ेंगे सर, तेजी से। जी, हर संगठन का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। भाजपा का अलग तरीका है, कांग्रेस का अलग तरीका है। भाजपा अपने हिसाब से चलती है, कांग्रेस अपने हिसाब से चलती है, हर संस्था अपने हिसाब से चलती है, संगठन अपने हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये भविष्य की बात करते हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ किसी नए व्यक्ति को दिलाई जाती, नरोत्तम मिश्रा जी को दिलाई जाती या किसी और को दिलाई जाती। पर इनकी मजबूरी ये थी कि उन्हीं
वही एक व्यक्ति इनको दिखते हैं हर बार, जिनके आज हर कोई विरोधी है। तो भाजपा के अंदर बहुत सारी चीजें, हमारे गुट को भी जो गुटबाजी करता था अपने साथ ले गए हैं, तो इनके यहाँ इतनी माथा पच्ची है जो आने वाले समय बताएगा। लेकिन सही बात है, हर संगठन अपने बारे में सोचता है। आपकी बात सड़कों पर है कि जो ऐसी चीजें हैं दुरुस्त होने की, वो करता है संगठन, हम भी करेंगे। वो लोकनायक है और तो उन्हीं के 2023 में ये बनाइएगा, 2028 में भी शिवराज जी मुख्यमंत्री और 2033 में भी शिवराज जी मुख्यमंत्री। आप तो ये कहिए, बहुत अच्छी बात है, ये संगठन तय करेगा, परंतु आपके यहाँ तो परिवार तय करता है कि संगठन अब किसी और को देगा कमान, लेकिन चलिए जो सफल है, स्वीकार्य है, वो आगे बढ़ता है। आप उसको जिस रूप में भी देखें, ये जनता को ही तय करने दीजिए। आपके यहाँ भी 2003 में 10 साल के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। ऐसा नहीं था कि उस समय आपके यहाँ वीरों से भूमि खाली थी, और ऐसा बीजेपी के लिए भी नहीं है कि उसके यहाँ भी कॉम्पिटेंट लीडरशिप कहीं कोई पीछे छूटती है। लेकिन सफलता एक बहुत बड़ा प्रतिमान है, और ये निश्चित तौर पर पैमाना ये भी सबसे बड़ा होता है कि जनता के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता किसकी है। क्योंकि 5 साल इस चुनाव की परीक्षा में कोई भी राजनीतिक दल हारने के लिए मैदान में नहीं उतरता, और ख़ास तौर से पर्दे के पीछे जो टीम होती है, जिसको आप केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान कहते हैं अलग अलग पार्टियों की भाषा में, वो निश्चित तौर पर, क्योंकि इस मैच के जो कोच होते हैं ये केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान ही होते हैं, तो जितनी समझदारी से वो ये फैसले करते हैं, उनकी टीम के जीतने का रेशियो या प्रतिशत या संभावना उतनी बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, शुक्रिया आशीष जी, धन्यवाद हर्षवर्धन जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।